वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज अगेन जीफा कोचिंग सेंटर के माध्यम से आज सीबीएसई और बिहार बोर्ड के लिए चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या से एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चे। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया है। आज हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 की बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को पार्टिकुलरली हैंडल करेंगे और बहुत आराम से इस चीज को समझेंगे, जिसमें ज्यादातर आपको अभाज्य गुणनखंड के तौर पे काम करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड का इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जेसीसी के माध्यम से आपको स्लाइड नंबर 2 में अगर देखने को मिले तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में एक स्लाइड मैंने डाला है, जिसमें क्या दिया है, प्राकृत संख्या के बारे में दिया है, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या के बारे में यहाँ पे लिखा है। एक क्विक रिवीजन के लिए जस्ट मैंने इस स्लाइड को डाला है। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसको गो थ्रू करिएगा। पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें डिटेल में मैंने दिया है, बट यहाँ पे मैंने क्विक रिवीजन के लिए दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से पसंद आए। साथ ही साथ बच्चों एक चीज का ध्यान रखें कि आप सेल्फिश ना बने। आप अपने एजुकेशन के साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, ये लिंक शेयर करें, ताकि वो लोग भी पढ़ पाए। क्योंकि भाई एजुकेशन से वंचित किसी को नहीं रखना है। ठीक है, हमारा मेन मुहिम यही है कि बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ सबको सबको बराबर इक्वल इक्वल एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है। तो यहाँ वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। सारे सॉल्यूशन आपको मिलता है, सारा हल आपको मिलता है, और बिल्कुल आसान शब्दों में। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसको मेंशन करें, ताकि हम उसका सॉल्यूशन निकाल के आपको दे पाए। तो बात करते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में कक्षा 9, कक्षा 8 ऐसे पहले हमने बहुत बार इसको हल भी किया है। तो आज हम फिर से यहाँ से सीखेंगे कि कैसे। और यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 140। 140 क्या है बच्चों? एक सम संख्या है। तो सम संख्या को सम संख्या से भाग करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 2 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14 और ये हो गया 0। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 दूना 70। फिर किससे करेंगे, 5, 5 सत्ते 35। फिर 7 को 7 से भाग करते हैं तो क्या होगा, आखिरी में 1 बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। अब अगर आपको अरेंजमेंट के तौर पे इसको लिखना है कि 140 को कैसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के तौर पे, तो 2 गुना 5 गुना 7। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि 2 संख्या जो है 2 बार है, तो क्या करेंगे, 2 का घात 2 गुना 5 गुना 7 लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट नंबर 2 हल करके हम देखते हैं कि कैसे हल होगा। ये क्या है, 156। कितना नंबर है ये, 156। तो ये भी एक सम संख्या है बच्चों। 2 से भाग करके देखिए, 7 दूना 14, 1 चला गया तो 16 बन जाएगा, 8 दूना 16। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 39। 3 से 13 तिया 39। फिर 13 को 13 से भाग करते हैं तो 1 बचेगा। इसको अगर सही से लिखना है, अरेंज करके लिखना है, तो कैसे लिखोगे 156 को, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, इसमें भी 2 है जो 2 बार दिया है, तो 2 का क्या करोगे, घात 2 होगा, गुना 3 गुना 13। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का घात 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, इस तरीके से हम स्लाइड को भी सेव करते जाते हैं ताकि आपको स्लाइड मिल जाए। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं,
वो कितना दिया है? 3825। 3825 एक बड़ी संख्या है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आराम से सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3825, ठीक है। इसको हम जब भाग करेंगे तो ये एक विषम संख्या है, और विषम संख्या को विषम संख्या से भाग करते हैं जैसा आप जानते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, हाथ में 2 है तो 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। वेरी गुड। फिर किससे करेंगे? फिर 3 से करें, 3 चौका 12, ठीक है, 3 दूना 6, 1 आ गया, 3 पचे 15। वेरी गुड। फिर किससे करें बच्चे? अब 5 से करते हैं, 5 वठे 40 और 5 वठे 40 और 25 बचा है तो बचा 25। फिर 5 से करके देखें, जाएगा क्या? बिल्कुल, 5 से 17 पचे 85। फिर 17 से करिएगा तो कितना आएगा? 17 एकम 17। इसको अरेंज करना है। 3825 को अगर अभाज्य गुणनखंड के तौर पे लिखें तो क्या होगा? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ये 3 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है। कैसे लिखेंगे? 3 का घात 2 गुना 5 का घात 2 गुना 17। ये क्या है आपका? ये आंसर है, ठीक है। समझ आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया से, वेरी गुड। इसको ध्यानपूर्वक समझते जाएं, सुनते जाएं, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अगला जो पार्ट है, चौथा पार्ट है 5005 है बच्चे, ओके। इसको किससे करें? डायरेक्ट दिख रहा है कि विषम संख्या है, इकाई स्थान पे 5 है तो 5 से भाग करते हैं, 5 एकम 5, 0 0 1। ये भी एक विषम संख्या है, ठीक है। तो इसको भाग करते हैं कितने से? क्योंकि 7 तिरका 21, तो 7 से करके देखते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा, 10 हो गया, 3 तो 30 हो गया, 30 तो 7 चौका 28, 28 तो 2 बचा ना, 2 और 1 21 हो गया, तो 7 तिरका 21। 143 है, 143 किससे भाग लग सकता है? 11 से, 11 एकम 11, 3 33 हो गया, 11 3 33। 13 को भाग कर दें बच्चे 13 से, ताकि आखिरी में क्या है? 1, ओके। अब इसको अगर हमें लिखना है 5005 को का अभाज्य गुणनखंड तो कैसे लिखोगे? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। क्योंकि इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 बार आया हो, तो इसलिए इसमें घात का ऑप्शन नहीं बचता है और डायरेक्ट हमारा ये आंसर आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अभाज्य गुणनखंड में सिंपल यही देखना है कि वह छोटी सी छोटी संख्या, क्या? वह छोटी सी छोटी संख्या जो आपको क्या करे? पूरा पूरा भाग दे, उस तरीके से आप भाग करते चले जाएं, और कुछ नहीं, ठीक है। यहां पे आपका पहला क्वेश्चन जो है बच्चे वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा है? निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापर्त, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापर्त ज्ञात करना है, तथा दिखाइए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है। मतलब दो संख्याओं का गुना करने पर लौसा गुना मौसा के बराबर आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चे? 26 और 91। देखिए इसका क्या करना है हमको? सबसे पहले हमको इसका करना है हल। हल करेंगे हम, कैसे होगा? 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या करेंगे? 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 26 एक सम संख्या है तो 2 से भाग कर दिया, 13 दूना 26, 13 आ गया, ठीक है, 1। इसको लिख ले, कैसे लिखेंगे? 26 बराबर 2 गुना 13। उसी तरीके से आप क्या करोगे? 91 जो है 91 का निकाल लीजिए। 91 कितने से निकलेगा? 7 के पहाड़ा में आता है, ठीक है, 7 से, 7 एकम 7, 2 7 तिरका 21, मतलब 13 7 91। और क्या आया बच्चे?
यहां आ गया आपका 13, ठीक है, 1। तो 91 के लिए क्या आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, 7 गुना 13। ओके, अब जहां देखें HCF क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों ही संख्याओं में मिल जाए। 13, 26 का भी फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है, और 91 का भी अभाज्य गुणनखंड है। तो ये हमारा, अगर HCF की मैं बात करूं, क्या बात करूं, HCF, तो HCF बराबर क्या होगा बच्चे, HCF बराबर 13। इस चीज का ध्यान रखें। और क्या बचता है, LCM, क्या बचता है, LCM। LCM बराबर क्या होगा, जो कॉमन है दोनों में, जो दोनों में मिलता है, उसको तो हमें लिखना ही लिखना है 13 गुना, लेकिन जो नहीं मिलता है उससे भी गुना करना है। तो ऊपर वाले में पहले में क्या है 2, और नीचे वाले में क्या है 7। तो 13 गुना 14 कितना, 13 गुना 14, ये कितना हो जाएगा बच्चे, 13 गुना 14 182। इसको आप प्लीज मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। ओके, ये तो आपका आ गया इन 26 और 91 का लघुत्तम समापर्त 182 और महत्तम समापर्त 13। लेकिन कह रहा है कि दर्शाइए या दिखाइए कि दोनों संख्या को गुना करने पर वो किसके बराबर होना चाहिए, लसअ और मसअ के गुना करने के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। संख्याओं का गुणनफल क्या लिखेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं हम, संख्याओं का, संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। ठीक है, अब दोनों संख्याएं कितनी है, 26 गुना 91, ये करने पे कितना आएगा, 26 गुना 91 करने पे क्या आएगा बच्चे, 2366। आप गुना करके देख लेंगे। और LCM HCF कितना आएगा, LCM गुना HCF कितना है, ये 13 नहीं 182 LCM आया है, और HCF कितना आया है 13। इन दोनों को गुना करने पे कितना आएगा, वो भी बच्चे 23 और 66 ही आएगा। ओके, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगला जो पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है बच्चे, 510 और 92। तो इसका हमें हल निकालना है, क्या निकालना है, हल। ओके, 510, बिल्कुल ध्यान से, 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आप 2 से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सम संख्या है। 2 दूनी 4, 1 11 बन गया, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, कितना आ गया 255। 3 से भाग करिए, 3 3 बटे 24, 1 15, 3 पचे 15, 85 हो गया। फिर किससे करेंगे, 85, 5 से भाग लगता है ना, तो 17 मर्तबा जाता है, और 17 से 17 को भाग कर दें तो 1 आ गया। 510 को कैसे लिख सकते हैं बच्चे, 510 बराबर लिखोगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, पहला चीज। दूसरी संख्या क्या है, 92। ठीक है, 2 से तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 46 हो गया। फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 3 6, 23 आ गया। फिर आप क्या करोगे, 23 से भाग करोगे, एक मर्तबा जाएगा, 23 एकम 23। तो 92 को का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा बच्चे, ध्यान से लिखिएगा, 2 गुना 23। ठीक है, अब यहाँ पे HCF, अगर HCF क्या होगा,
HCF क्या कहता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो दो एक ऐसी संख्या है जो दोनों में ही 510 का भी फैक्टर कितना है, अभाज्य गुणनखंड 2 है, और 92 का भी अभाज्य गुणनखंड 2 है। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा बच्चे, सिर्फ 2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बचा LCM। तो LCM ये कहता है कि जो कॉमन है दोनों में उसको एक बार लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जितनी सारी संख्याएं बची है उसको आप बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 भी आएगा इसमें, फिर 2 और 23 भी आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दें कितना होगा, 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60, 60 गुना 17 गुना 17 गुना 23। बच्चे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कितना आएगा, 1020 गुना 23। इसका मतलब हो गया कि 23,000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 23,460। ठीक है, ये आएगा आपका LCM। अब क्योंकि दर्शाना है, क्या करना है हमको, दर्शाना है। पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। संख्याओं, क्या, संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है, दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, 510 गुना 92। इनको गुना करने पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 510 और 92। तो क्या हो जाएगा, 0 2 5 दूना 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45। कितना हो गया, 0 2 9 6 4। ये तो आ गया। लेकिन HCF गुना LCM बराबर, HCF कितना है बच्चे, 2 गुना LCM कितना है, 23,460। गुना कर दो, 0 का 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, ठीक है, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4। तो देखिए ये 46,920 जो कि दोनों संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। और HCF गुना LCM वो भी कितना आया, 46,920। तो ये दोनों ही आपस में क्या है बच्चों, बराबर। यही आपका आंसर है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको कोई डाउट ना हो, राइट। इसका पार्ट क्या बचा है, थर्ड पार्ट बचा है, जो क्या है, 336 और 54। क्या क्या है, 336 और 54। प्यारे बच्चों बिल्कुल इसको फोकस के साथ हम करेंगे हल, और थोड़ा और स्पीडी करेंगे, फास्ट करेंगे। ठीक है, 336 एक सम संख्या है। इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, 2 एकम 2, फिर 6 दूना 12, फिर 8 दूना 16, 168 दूना कितना हो जाता है, 336। 2 से 8 दूना 16, 84, 4 दूना 8, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से, और 2 1, फिर 21 3 से जाएगा, 3 7, और फिर 7 से जब करिएगा तो क्या बचेगा, 1। इसको कैसे लिखेंगे, 3 3 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, इसी प्रकार 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो 54 का, तो कैसे निकालोगे बच्चों, 2 से, 2 दूनी 4, और यहां से कितना होगा 14, तो 7 दूना 14, 27 दूना 54 हो जाता है। ठीक है, 3 से, 3 त्रिका 9, त्रिका 27, 9 से 9 त्रिका 27,
फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से जाएगा, भाग लग जाएगा, 3 एकम 3। तो अगर 54 को अगर लिखना है तो क्या लिखोगे बच्चे? 54 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि HCF मतलब महत्तम समापर्त वो संख्या होती है कि दोनों में ही वो कॉमन फैक्टर है। तो ये हमारा 2 कॉमन फैक्टर है पहला चीज, फिर ये 3 भी कॉमन फैक्टर है, देख पा रहे हैं। तो HCF बराबर क्या लिखेंगे? HCF बराबर 2 गुना 3, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। और बात करते हैं किसका? LCM का। किसका? LCM। तो ये 6 तो आएगा ही, ठीक है। 2 गुना 3 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके अलावा भी क्या लिखेंगे? ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 7। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3, ठीक है। 2 तिया 6 दुना 12 दुना 24, 24 दुना 48, ठीक। क्या लिखेंगे? 48, ओके। 3 दुना 6 दुना 12 दुना 24 दुना 48, और ये 3 दुना 6, 6 सत्ते 42। बच्चों 42 और 48 का गुना करोगे ना तो क्या आ जाएगा? 3024। ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके चेक किया है मैंने, ठीक है। तो LCM लघुत्तम समापर्त निकल के आ गया। अब इसमें दर्शाना क्या है कि भाई संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर 3 3 6 गुना 54। अब क्या करें? मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। 3 3 6 को 54 से गुना कर लो, क्या आएगा? 4 छक 24, हाथ में 2, 4 3 12 और 2 14, हाथ में 1, 4 4 3 12 1 13, 13 से 44, फिर 5 से करिए, 6 5 30, 3 5 3 15 3 18, हाथ में 1, 5 3 15 1 16। जोड़ दें, बिल्कुल। 4 4 8 3 11, हाथ में 1, 6 1 7 1 8 और 1, कितना आ गया? 18,144। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है बच्चों। अब ये कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या HCF और LCM के बराबर है? तो HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। HCF मल्टीप्लाई LCM, जिसका मान कितना है? HCF हमारा है 6, ठीक है। तो 6 गुना LCM कितना हो गया? 3024, 3024। इसका मल्टीप्लाई करके जब देखेंगे, 6 चौका 24 के 4 हाथ में, 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 2 14, हाथ में 1, 6 कम 6 मतलब 6 0 0, लेकिन हाथ में 1 था तो वो लिख दिया हमने, और 6 त्रिका 18। तो देखो बच्चों 18,144 ये भी आ गया, 18,144 ये भी आ गया। मतलब क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। ये हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला है, ये सूत्र हमेशा आपको काम आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसको सेव करते हुए। अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अभी तक किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करो। देखो भाग विधि नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या बोलता है बच्चों? ये पहला हल कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिए, घबराइए नहीं। 12 में 12 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, और 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं तो क्या क्या
किन किन संख्याओं में ये बढ़ सकता है। तो 2 को जब 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 बचेगा, और 6 को फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 3। उसी तरीके से मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4, 4 3 12। सिमिलरली उसी प्रकार 15 के लिए जब आप निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 3 गुना 5। और बच्चों इसमें गुना 1 हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक कॉमन फैक्टर होता है सबका। उसी तरीके से 21 के लिए क्या होगा, 3 गुना 7 गुना 1। अब कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से आप HCF निकालो। तो HCF निकालने के लिए क्या बोलता है, HCF बराबर एक ऐसी संख्या जो इन 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड हो। तो देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें भी है। तो क्या होगा, कलर चेंज कर रहे हैं हम ताकि आपको पता चल पाए, रेड कलर कर देते हैं। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो HCF के लिए क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा बच्चे 3। क्या हो जाएगा, 3। लेकिन अगर LCM की बात करें, क्योंकि LCM भी तो बताना है, LCM तो जो संख्या आपने HCF में लिखा वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बाकी जितनी सारी संख्याएं हैं, बाकी जितनी सारी संख्याएं वो भी हमको लिखना है। तो बचा क्या क्या, 2 बच गया, फिर 2 बच गया, ये दोनों, ये और ये। उस तरीके से 5 और 7 बचा, तो गुना 5 और गुना 7 मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 60, 6 सते 42 मतलब 420। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है आप लोगों का, ऐसे ही करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और LCM निकालने का सिंपलेस्ट वे, बहुत आसान सरल तरीका यही है जो आपने अभी देखा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। आगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हल निकालते हैं हम। कह रहा है 17, तो 17 को कैसे लिख सकते हो, 1 गुना 17, क्योंकि क्या है, एक विषम संख्या है। उसी तरीके से 23 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, जिसमें सिर्फ 1 और 23 से भाग लग सकता है। उसी तरीके से 29 भी, तो सिमिलरली 1 और 29। बच्चे देखिए HCF क्या होगा, HCF सिर्फ इसमें क्या है, एक ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों में है। तो HCF बराबर क्या लिखोगे आप, सिर्फ 1। लेकिन व्हाट अबाउट LCM, LCM is equal to 1 multiply by 17 multiply by 23 multiply by 29. You must multiply this thing. ये तीनों ही संख्याओं को जब गुना करेंगे हम तो क्या मिलेगा, 11,339। ओके, LCM HCF आ गया, LCM आ गया, हमको यही निकालना था, ये आपका आंसर। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हल करते हैं। 8 के लिए, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, किस किस संख्या से भाग लग सकता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। 9 के लिए 3 त्रिका 9, लेकिन गुना 1 कंपल्सरी है, लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से 25 का 5 गुना 5 गुना 1। अब एक चीज बताइए, इस तीनों ही संख्याओं में कोई ऐसी एक संख्या है जो कॉमन है, जो तीनों में पाई जा रही है। तो जी सर, एक है, सिर्फ एक ही है जो तीनों में पाई जाती है, तीनों में दिख रहा है, तीनों में मिल रहा है। तो हमारा HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा, HCF बराबर 1, 1, और LCM जो लघुत्तम समापवर्त है वो क्या होगा, 1 गुना 8 गुना 9 गुना 25। तो 25 वट है 200 और गुना 9, तो 9 दुना 1800। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत इजी है कि नहीं, बिल्कुल समझ आ रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि HCF
किसका HCF, संख्या दिया है 306,657 9 है। इन दोनों ही संख्याओं का महत्तम समापर्त अगर 9 है तो इन दोनों ही संख्याओं का लघुत्तम समापर्त ज्ञात कीजिए। तो जैसा आपने पढ़ा है इसका हल निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले उस फॉर्मूले को हम लगाते हैं और वो फॉर्मूला क्या है कि लॉस LCM गुना HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है बच्चों, HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो LCM हमको निकालना है, वो तो हमें पता नहीं है, तो LCM ऐसे ही लिखेंगे। HCF हमको कितना दिया है 9, तो 9 और दो संख्याएं कौन कौन सी है 306 गुना 657। अब LCM बराबर क्या 9 क्या कर रहा है इधर गुना, तो राइट साइड में दाहिने भाग में जाकर के क्या करेगा भाग करेगा 306 गुना 657 बटा 9, 9 से 9 सते 63, 2 27 हो गया, 9 त्रिका 27। इसका मतलब 306 को गुना कर दे अगर 73 से तो कितना आएगा 306 गुना 73, 6 त्रिका 18 के 8 हाथ में 1, ऐसे ही आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 7 छक 42 का 2 हाथ में 4, तो 0 के साथ 4 आ जाएगा, 7 त्रिका 21। ठीक है, तो 8 3 9 4 13 का 3 हाथ में 1, 1 1 2, ये आ गया 22 3 3 8। LCM बराबर कितना हो गया, सॉरी 22,338, 22,338 आपका क्या आ गया LCM। ठीक है, ये आपका आंसर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का। समझ आया, बिल्कुल। इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन नंबर कितने हैं पता है आपको, टोटल क्वेश्चन नंबर है 7। और डेफिनेटली बच्चों चैप्टर नंबर 1 से लगभग 5 से 6 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और कम से कम 2 जो होता है 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो 100% समझ के चलिए कि लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें बोर्ड से आता ही आता है। तो ध्यान से इस चैप्टर को समझते चलें। क्वेश्चन नंबर 5, अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। ये क्या करना है हमको, जांच करना है। तो जब भी जांच करने की बात है बच्चों, तो जो हमको दिया है, क्या दिया है 6 का पावर n, 6 का घात n, तो हमें क्या करना है 6 का घात n शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये हमें पता करना है। तो जब ये अभाज्य गुणनखंड विधि के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 का पावर n दिया है, आप समझिए 6 का जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं 6 को, तो किस किस टर्म में लिख सकते हैं, 2 तिया 6, 3 से गुना करेंगे तो 1 मर्तबा आएगा, मतलब क्या आया 2 और 3। तो यहाँ पे आप लिखें ब्रैकेट में 2 गुना 3 का पावर n, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, और इसको अगर सेपरेट लिखना हो तो 2 का पावर n गुना 3 का पावर n भी लिख सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अगर शून्य होना है, अगर अंक को शून्य होना है तो उसका कंडीशन सिर्फ एक होता है। क्या होता है वो कंडीशन, होता है कि भाई 2 का पावर n गुना 5 का पावर n, तब जाके ये क्या बन जाता है, शून्य बन जाता है। ठीक है, ये हमें पता है, ऐसा अगर है तो शून्य बन जाएगा। लेकिन जरा देखिए ये तो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ 5 होना चाहिए, वहां क्या है 3 का पावर n है। अगर यहाँ 3 के जगह 5 का पावर n होता तो जी हाँ ये शून्य होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये शून्य नहीं होगा। शून्य प्राप्त
शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो चूंकि हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। चूंकि 6 का पावर कितना दिया है, n का अभाज्य 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 गुणनखंड गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 का पावर n के रूप में नहीं है। ठीक है। अतः 6 का पावर n का अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई। इस तरीके से कोई भी अगर संख्या दिया हुआ है तो आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्लियर, समझ आया? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, जरा क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बच्चे, बड़ा ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को करना है हमें। व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का क्या क्राइटेरिया होता है बच्चा? अभाज्य संख्या का क्राइटेरिया होता है कि वह स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कभी भी भाग ना लगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से उसमें पूर्णतया भाग लग जाए तो वो अभाज्य संख्या नहीं है, और वही हमको चेक करना है। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है? चलिए पहला नंबर हम चेक करते हैं। 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, क्या इसमें से कुछ कॉमन हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या? 13 कॉमन लेते हैं अगर, तो 7 गुना 11 जोड़ क्या बचेगा? 1। ठीक है, 13 11 सते 77 जोड़ 1। ठीक है, तो 13 गुना 78। और जैसा कि आप जानते हो कि एक तो अभाज्य गुणनखंड होता ही होता है, तो इसमें आपने देखा, क्या देखा कि इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड है। यहां 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह अभाज्य संख्या नहीं है। यह अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसी तरीके से बच्चे आप दूसरी संख्या जो दी है उसका देखते हैं। क्या दिया है वो संख्या? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। क्या इसमें से कोई कॉमन फैक्टर निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। क्या है वो? 5। तो 7 गुना 6 गुना 5 तो निकल गया है कॉमन, तो इसको यहां नहीं लिखेंगे। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, अब 5 यहां +5 जो है गुना 1 के साथ ही क्या करेंगे, यहां पे +1 लेके चलेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। राइट,
यहाँ पे मेरा स्लाइड थोड़ा सा परेशान कर दिया, ठीक है, तो घबराए नहीं। हम क्या कर रहे थे, हम ये सॉल्व कर रहे थे कि 7 इंटू 6 पहला वाला तो कंडीशन ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। सेकेंड वाला कंडीशन में हम चेक करते हैं कि क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है। देखिए 7 गुना 6 गुना 5 4 3 2 1 प्लस 5, इसमें से कॉमन क्या है, 5 कॉमन ले लिया, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1, ये होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5 को ऐसे ही रखेंगे, 7 छक 42, 7 छक 42, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाओ, 42 गुना 4 3 12 गुना 24 जोड़ 1, और मल्टीप्लाई 1 तो होता है ना ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे है 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 42 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो वो कितना आ जाएगा 1008, कितना 1008 जोड़ 1 गुना 1, 5 गुना 1000 9 गुना 1, यहां भी क्या लिख सकते हो आप, चूंकि उपरोक्त संख्या के 2 से अधिक क्या है, गुणनखंड है, अतः यह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, व्याख्या करनी थी, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तो बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, बट इजी है। क्या है, बहुत आसान है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान, कहाँ की बात हो रही है, खेलना पसंद है ना सबको, हाँ, पढ़ने के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। तो खेलिए, मन लगा के खेलिए, मन लगा के पढ़िए, ओके। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार का मतलब क्या होता है बच्चे, वृत्ताकार का मतलब होता है वृत्त के जैसा। मैं एक वृत्त बनाने की कोशिश करता हूं, एक वृत्त के जैसा क्या है, पथ है, ठीक है, ऐसा कुछ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया, ये हमारी सोनिया है जिसको 18 मिनट लगता है, और भाई कौन है, रवि को कितना लगता है, 12 मिनट, ठीक है, 12 और 18 मिनट लगते हैं। यदि वे दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करें, मान के चलिए कि एक ही साथ यहां से दोनों ही इस डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, ठीक है, तो कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक चीज समझ के चलिए, इसमें सिंपल सा आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है, लॉसअ लघुत्तम समापर्त, क्योंकि अगर एक साथ चलते हैं तो 2 राउंड लगाती है सोनिया, 18 दूना 36 मिनट, तो 12 36, 3 राउंड उतने देर में लगा लेगा कौन, 36 मिनट में रवि, और वो 36वां मिनट होगा जहां पे दोनों एक साथ मिलेंगे। तो इसको लिखना कैसे है, सिंपल सा, प्रश्नानुसार। कैसा, प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार, एलसीएम निकाल लेंगे किसका, 18 का, फटाफट निकालिए, 2 से 9,
3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1। कैसे लिखेंगे? 18 के लिए क्या लिखोगे? 2 गुना 3 गुना 3। उसी तरीके से 12 जो कि किसका है? रवि का है। 2 से 6 गुना 12, 2 तिया और 3 मर्तबा 1 से। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं बच्चे? 2 गुना क्या? 3। क्योंकि ये एक साथ और एक समय पर मिलने की बात हो रही है, तो हमने क्या निकाला? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, इसमें दो चीजें, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो जो कॉमन है वो एलसीएम में तो नहीं लिखते ना, और लिखते भी हैं तो सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो इनमें से क्या है? 2 गुना कितना? ये वाला 3, फिर गुना 2 और फिर से गुना 3। तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 गुना 6 बराबर 36। तो कितने समय बाद मिलेंगे? तो बच्चे 36 मिनट बाद, ठीक है, मिलेंगे वो। और ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। देखिए, यहां तक आपने बड़ा पैसेंसफुली सुना, समझा, देखा। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ बने रहे इतने देर तक। आप इतना समझ के चलें कि हमारे साथ बने रहेंगे, डेफिनेटली बेनिफिट होगा आपको। 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से सारी प्रिपरेशन यहां से मिलेगी, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव। और आप प्लीज इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चे बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले, ताकि वहां से आपको नए नए वीडियो मिलते रहें और आप अच्छे से सीखते रहें और अपने दोस्तों के साथ बैठ करके इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। प्लीज टेक केयर। थैंक यू।